जब समय बदलता है तो इंसान बदलता है, लेकिन जब रात के 12 बजे सुई ठहरती है तो समर का दिमाग बदलता है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल जहां कातिल ही गवाह है और भूत ही अपना इकलौता हमदर्द। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस अदृश्य चाक की आवाज़ सुन सकें जो सीधे आपकी मौत की तारीख लिख रही है? हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिमाग के साथ वो खेल खेलने वाली है जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। समर दिल्ली के मशहूर सेंट जेवियर्स लॉ कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र था। समर बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसे पुरानी चीज़ें, रहस्यों और अनसुनी कहानियों का जुनून था। कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग, जो करीब 100 साल पुरानी ब्रिटिश ज़माने की इमारत थी, हमेशा से उसके आकर्षण का केंद्र थी। इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 304। इस कमरे को लेकर कॉलेज में कई तरह की अफवाहें थी। कहा जाता था कि साल 2004 में एक बेहद होनहार छात्रा नीति ने इसी क्लासरूम में आधी रात को फांसी लगा ली थी। उस हादसे के बाद से उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। कॉलेज प्रशासन का कहना था कमरा पुराना होने की वजह से जर्जर हो चुका है, इसलिए बंद है, लेकिन छात्रों का कहना कुछ और था। समर ने लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे नियति की एक पुरानी तस्वीर मिली, एक बेहद खूबसूरत शांत चेहरे वाली लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सा सोनापन था। समर को उस कमरे में जाने की धुन सवार हो गई थी। उसे अपनी YouTube डॉक्यूमेंट्री के लिए एक धमाकेदार टॉपिक चाहिए था। उसके साथ उसका सबसे पक्का दोस्त कबीर भी था। कबीर डरपोक था, लेकिन समीर की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। समर, कबीर, आज रात ठीक 12 बजे जब शिफ्ट बदलेगी और गार्ड चाय पीने बाहर जाएगा, हम तीसरी मंजिल पर होंगे। कबीर, भाई, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तूने वो कहानियाँ नहीं सुनी? जो भी रात को उस तरफ गया वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। कबीर, सब बकवास है भाई, सिर्फ कैमरे में कुछ शॉट लेने हैं और वापस आ जाना है। रात के 11:35 हो चुके थे। पूरा कॉलेज कैंपस काले साए में डूबा हुआ था। आसमान में काले घने बादल छाए थे, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। समर और कबीर अपने बैग में कैमरा, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर कॉलेज के पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। कॉलेज के रिकॉर्डर में दोनों के जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हवा अचानक ठंडी होने लगी। समर ने अपनी जैकेट को थोड़ा और कस लिया। वे रूम नंबर 304 के पास थे, कमरा नंबर 304। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था और उस पर पीले रंग की एक पुरानी सील लगी थी जो वक्त के साथ फट चुकी थी। समर ने अपनी जेब से एक लोहे की तार निकाला। वह इस काम में माहिर था। उसे ताले के अंदर तार डाला और घुमाया। कमरे के अंदर से एक बेहद अजीब सड़ी हुई सीलन और पुरानी किताबों की गंध आई। समर ने अपनी टॉर्च अंदर चमकाई। धूल की एक मोटी परत हर बेंच पर जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड था जिस पर अजीब से धुंधले निशान थे। दोनों अंदर गए और समर ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, कबीर ने टॉर्च की रोशनी ब्लैक बोर्ड पर डाली। समर कैमरे का
ट्राइपॉड सेट कर रहा था, तभी कबीर की चीख गले में ही दब गई। उसने समर का हाथ जोर से पकड़ा। ब्लैक बोर्ड पर धूल जमी हुई थी, लेकिन ठीक बीच में ताजा चाक से कुछ लिखा हुआ था। समर ने टॉर्च वहां मारी। वहां लिखा था, तुम लेट हो गए हो समर। समर की रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी हिरन दौड़ गई। ब्लैक बोर्ड पर उसका नाम लिखा था। यह कैसे मुमकिन था? यहाँ उसके अलावा कोई नहीं आ सकता था। कबीर, समर, ये क्या है? इसे कैसे पता तेरा नाम? चल यहाँ से, प्लीज चल। समर ने खुद को संभाला। उसने कबीर को शांत करने की कोशिश की, हालांकि उसका खुद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समर, रुक कबीर, शायद कॉलेज के किसी सीनियर या हमारे किसी दोस्त को पता चल गया होगा कि हम यहाँ आ रहे हैं। यह किसी का प्रैंक है, डर मत। समर ने कैमरे को ट्राइपॉड पर सेट किया और नाइट विजन ऑन कर दिया। कैमरे की स्क्रीन पर पूरी क्लासरूम हरी और काली रोशनी में बेहद डरावनी दिख रही थी। समर ने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया। समर कैमरे के सामने खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, दोस्तों, इस वक्त रात के 12:05 हो रहे हैं। मैं सेंट जेवियर्स के बदनाम कमरा नंबर 304 के अंदर हूँ। यहाँ का माहौल बेहद भारी है। तभी कबीर जो पीछे खड़ा था, उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है। कबीर ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ खाली बेंच थी, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, उसे धूल से सने फर्श पर पैरों के निशान दिखाई दिए। वो निशान छोटे थे, किसी लड़की के पैरों के थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो निशान ताज़ा थे और वो धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य इंसान उनकी तरफ चल रहा हो। कबीर, समर कैमरे में देख, पीछे देख। समर ने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली। जो उसने देखा, उससे उसके हाथ से वॉइस रिकॉर्डर छूटकर फर्श पर गिर गया। कैमरे की नाइट विजन स्क्रीन पर कबीर के ठीक पीछे एक धुंधली सफेद आकृति खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका सर एक तरफ अजीब तरीके से झुका हुआ था, जैसे किसी फांसी के फंदे पर लटका हो। समर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कैमरे से नजर हटाकर सीधे कबीर की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस कैमरे की स्क्रीन पर देखा, वह आकृति अब कबीर के करीब आ चुकी थी और उसने अपने लंबे नीले पड़ चुके हाथ कबीर के गले के पास ला दिए। तभी कमरे की बंद खिड़की अचानक जोर से खुली और बाहर की हवा, क्लासरूम का इकलौता पंखा, अपने आप खुद तेज रफ्तार से घूमने लगा, बिना बिजली के। समर ने कबीर का हाथ पकड़ा और दोनों दरवाजे की तरफ भागे। समर ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और जोर से चीखा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वहां बाहर से लॉक हो चुका था और शायद किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा था। कबीर, कोई है? बचाओ, गार्ड अंकल, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा कॉलेज जैसे मौत की नींद सो चुका था। समर ने हाफते हुए पीछे मुड़कर देखा। पंखा अब रुक चुका था, खिड़कियां भी बंद थी। कैमरा ट्राइपॉड पर वैसे ही लगा हुआ था। समर धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हाथों से कैमरे को उठाया और उसकी रिकॉर्डिंग चेक की। जैसे ही उसने वीडियो को पीछे करके देखा, उसका दिमाग चकरा गया। वीडियो में कोई सफ़ेद आकृति नहीं थी। वीडियो में सिर्फ समर और कबीर थे। समर कैमरे के सामने बोल रहा था और कबीर अचानक डरकर
चिल्लाने लगा था। पंखा भी अपनी जगह स्थिर था। समर, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। कबीर, क्या हमें कोई मति भ्रम हो रहा है? इस कमरे में कोई गैस है क्या? कबीर फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कबीर, वह भ्रम नहीं था समर, वह मेरे बहुत पास थी। मुझे उसकी सांसों की सड़न महसूस हो रही थी। वह हमसे कुछ कहना चाहती थी, या शायद वह हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। दोनों के शरीर का खून जम गया। वे धीरे धीरे घूमे। टॉर्च की रोशनी ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। वहाँ पहले से लिखा हुआ था, संदेश, तुम लेट हो गए हो समर। अब मिट चुका था। उसकी जगह एक नया वाक्य लिखा जा रहा था और चौक खुद ब खुद हवा में तैरते हुए लिख रही थी। बोर्ड पर लिखा था, उसने मुझे मारा, वो आज भी यही है। जैसे ही चौक ने लिखना बंद किया, वह फर्श पर गिरकर 2 टुकड़ों में हो गया। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला। उस अलमारी के अंदर से एक पुरानी खून से सनी हुई डायरी नीचे गिरी और उसी पल कमरे की सीलिंग से पानी की बूंदें टपकने लगी। समर ने टॉर्च ऊपर की। वह पानी नहीं था, छत से गाढ़ा लाल खून टपक रहा था जो ठीक समर के चेहरे पर गिरा। समर ने घबराकर अपने चेहरे से उस लाल लिक्विड को पोंछा। वह वाकई खून था। घृणा और खौफ से उसका दम घुटने लगा, लेकिन उसका पत्रकारिता का कीड़ा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने जमीन पर गिरी उस डायरी को उठाया। कबीर ने उसे मना करना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। समर ने डायरी के पन्ने पलटे। यह नीति की डायरी थी। वही लड़की जिसने 2004 में आत्महत्या की थी। डायरी के पन्नों में नीति के कॉलेज के दिनों की बातें लिखी थी, लेकिन आखिर में कुछ पन्ने बेहद डरावने थे। उन पन्नों पर अजीबोगरीब ढंग से पेन घिसाई गई थी, जैसे कोई बहुत गुस्से या डर में लिख रहा हो। समर ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। वह मेरा पीछा करता है। जब सब चले जाते हैं, वह मुझे इस कमरा नंबर 304 में रोकता है। वह कोई भूत नहीं है, वो इस कॉलेज का प्रोफेसर है, प्रोफेसर मल्होत्रा। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मुझे जान से मार देगा। मुझे डर लग रहा है। आज रात उसने मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे लगता है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। समर का दिमाग सन्न रह गया। समर, कबीर नीति ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ था। प्रोफेसर मल्होत्रा ने उसका मर्डर किया है और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। कबीर, लेकिन प्रोफेसर मल्होत्रा वो तो आज भी हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है ना, वो जो रोज़ सुबह हमें डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाते हैं। तभी कमरे के बाहर के कॉरिडोर में भारी जूतों की आवाज़ गूंजने लगी। कोई बहुत धीरे धीरे भारी कदमों से कमरा नंबर 304 की तरफ बढ़ रहा था। समर और कबीर ने सांसें रोक ली। कदमों की आवाज़ ठीक दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। दोनों बेंच के पीछे छिप गए। दरवाजे का कुंडा धीरे से हिला। वही दरवाज़ा जो थोड़ी देर पहले लॉक था, अब धीरे से खुल गया। टॉर्च की एक तेज रोशनी कमरे के अंदर आई। उस रोशनी के पीछे जो चेहरा था, उसे देखकर समर और कबीर के होश उड़ गए। वह कोई भूत नहीं था, वह खुद प्रोफेसर मल्होत्रा थे। उनके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में एक पुराना भारी लोहे का रोड। उनके चेहरे पर एक बेहद क्रूर और साइकोपैथिक मुस्कान थी। प्रोफेसर मल्होत्रा, मुझे पता था इस साल कोई ना कोई इस अंधेरे कमरे में जरूर आएगा। हर साल, हर कुछ सालों में कोई ना कोई बहादुर लड़का यहाँ नीति का सच ढूंढने आता है और फिर वो कभी वापस नहीं जाता।
समर को समझ आ गया था कि भूत से ज़्यादा खतरनाक इंसान होता है। प्रोफेसर मल्होत्रा को कैसे पता कि वो यहाँ है? क्या मल्होत्रा इतने सालों से इस कमरे पर नज़र रखे था? मल्होत्रा ने रोड को फर्श पर घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। प्रोफेसर मल्होत्रा, नीति भी बहुत बोलती थी तुम्हारी तरह समर। उससे भी सच का बड़ा शौक था। आज 20 साल बाद इस कमरे को एक और बलि मिलेगी और पुलिस समझेगी कि तुम दोनों ने भूत के डर से तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। मल्होत्रा सीधे कबीर की तरफ बढ़े और उन्होंने रोड हवा में उठाई। समर ने अपनी पूरी ताकत से एक लकड़ी के बेंच को प्रोफेसर मल्होत्रा की तरफ धकेल दिया। बेंच मल्होत्रा के पैरों से टकराई और लड़खड़ाकर गिर गई। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर दूर जा गिरी। समर, कबीर भागो, दरवाज़ा खोलो। दोनों पीछे पीछे देखे, दरवाजे की तरफ भागे। ये क्लासरूम से बाहर निकले और कॉरिडोर में दौड़ने लगे, लेकिन कॉरिडोर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे जितना आगे दौड़ रहे थे, कॉरिडोर उतना ही लंबा होता जा रहा था। खिड़की से आने वाली चांदनी अचानक गायब हो गई थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घना से अंधेरा था। पीछे से प्रोफेसर मल्होत्रा के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन वह आज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर जैसे भारी और गूंजती हुई थी। प्रोफेसर मल्होत्रा की आवाज़, तुम इस कमरे से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इस मंजिल से नहीं। यह उसका इलाका है। अचानक कबीर का पैर किसी चीज़ से टकराया और वह बुरी तरह फर्श पर गिर पड़ा। समय उसे उठाने के लिए रुका। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। कबीर जिसके कारण गिरा था वह कोई पत्थर नहीं था, वह एक लाश थी, एक सड़ चुकी लाश जिस पर कॉलेज की यूनिफॉर्म थी। समर ने घबराकर उस लाश का चेहरा देखा। वह लाश किसी और की नहीं, खुद कबीर की थी। समर का दिमाग सुन्न हो गया। उसका पूरा वजूद हिल गया। अगर ज़मीन पर कबीर की लाश पड़ी थी जो महीनों पुरानी लग रही थी, तो उसके बगल में खड़ा कबीर कौन था? समर ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने साथ खड़े कबीर की तरफ देखा। कबीर का चेहरा बदल रहा था। उसकी त्वचा पीली और नीली पड़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जिसमें कोई पुतलियां नहीं थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। कबीर, मैंने कहा था ना समर कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी डायरी ढूंढ ली। समर पीछे की तरफ गिरा। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता कबीर। तुम तो मेरे साथ आए थे, हम दोनों साथ थे। तभी अंधेरे को चीरते हुए प्रोफेसर मल्होत्रा वहाँ पहुँचे, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई क्रूरता नहीं थी बल्कि गहरा खौफ था। वे समर को पीछे हटाने लगे। प्रोफेसर मल्होत्रा, समर, तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। कबीर तो 6 महीने पहले ही लापता हो गया था। तुम अकेले यहाँ आए थे। समर ने अपने हाथों को देखा। उसके दाहिने हाथ में वही लोहे की भारी रोड थी जो उसने सोचा था कि मल्होत्रा के हाथ में है। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। एक भयानक झटका समर के दिमाग में लगा। यादों का एक सैलाब उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। द मिड स्टोरी। 6 महीने पहले समर और कबीर सच में इस कमरे में आए थे। उस रात कबीर ने नीति का सच जान लिया था और वह पुलिस के पास जाना चाहता था। समर, जो असल में प्रोफेसर मल्होत्रा का ही बेटा था, उसने अपने पिता को बचाने के लिए कबीर के सिर पर इसी रोड से वार कर दिया था। कबीर की मौत वहीं हो गई थी। समर ने कबीर की लाश को उसी पुरानी अलमारी में छुपा दिया था, लेकिन उस रात के बाद से समर का दिमाग इस सदमे और डर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विकसित कर लिया। वह भूल गया कि कबीर को मारा है। उसका दिमाग
कबीर को एक जिंदा इंसान के रूप उसके साथ देखता रहा। वह आज रात फिर से यहाँ आया था, अपनी वही बनाई काल्पनिक दुनिया में, कबीर को जिंदा मानकर। प्रोफेसर मल्होत्रा, बेटा समीर, मेरी बात सुन, तू बीमार है। कबीर को तूने मारा था, मैंने नहीं। मैंने तो तुझे यहाँ ढूंढते हुए आया हूँ, क्योंकि तू घर से गायब था। वह रोड नीचे फेंक दे। समर पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। समर, मैंने मारा है? हाँ, मैंने मारा है। लेकिन पापा, मुझे यह सब करने के लिए किसने कहा था? आपने। हवा का तापमान अचानक इतना गिर गया था कि दोनों के मुंह से भाप निकलने लगी। जमीन पर पड़ी कबीर की लाश धीरे धीरे हिलने लगी। सिर्फ कबीर की ही नहीं, क्लासरूम के अंदर से एक और साया बाहर निकला। वह नीति थी। नीति और कबीर दोनों के भूत अब धीरे धीरे प्रोफेसर मल्होत्रा और समर की तरफ बढ़ने लगे। मल्होत्रा चिल्लाए और पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। समर को अब समझ आ गया था, यह सिर्फ उसका मानसिक भ्रम नहीं था। उसके गुनाहों ने उसे उस पारलौकिक जाल में फंसा दिया था, जहां से कोई नहीं बच सकता। नीति और कबीर का बदला पूरे होने का वक्त आ गया था। कबीर और नीति की गूंजती हुई आवाज। कमरा नंबर 304 में आपका स्वागत है। यह क्लास कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह पुलिस को कमरा नंबर 304 के अंदर से 2 लाशें मिली, प्रोफेसर मल्होत्रा और समर की। दोनों के चेहरे पर इतना खौफ था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। और कमरे के उस पुराने ब्लैक बोर्ड पर खून से एक आखिरी लाइन लिखी थी, क्लास समाप्त हुई। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप अपने स्कूल या कॉलेज में देर रात रुकें और आपको किसी खाली कमरे से चौक चलने की आवाज़ आए, तो अंदर देखने की गलती मत करना, क्योंकि वह क्लासेस सिर्फ मारने के लिए लगती हैं।